बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सर। हमारे साथ हमेशा की तरह हरमीत सिंह मौजूद होते हैं इस्लामाबाद से। उनके पास जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हमारी अदबी दुनिया की जो कहकशा है उसके सितारे एक से बढ़कर एक वो जो रोशन किए हुए थे इस मुल्क को, इसकी अदबी दुनिया को, अब वो मांद पड़ते चले जा रहे हैं। हमने अमजद इस्लाम अमजद का गम अभी नहीं भुलाया था कि आज ज़िया मुहियुद्दीन, एक ऐसी आवाज़ जो कि हम सुनते बड़े हुए हैं, रेडियो की बात की जाए, टीवी में ज़बानी की बात की जाए, अदाकारी की बात की जाए, हिदायतकारी की बात की जाए, यू नेम इट, और उस फील्ड में उनकी नाम का डंका हमेशा बजा है। कराची में वो इंतकाल कर गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह पाक उनका आगे का सफ़र आसान करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और आज बाद नमाज ज़ोहर जो है वो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी कराची में। यकीनन सुबह का आगाज़ इस खबर से हुआ, तो इसी पर चलते हैं हरमीत सिंह के पास। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यकीनन एक ऐसी सुबह है, अगर हम अदब के हवाले से बात करें, उर्दू लिटरेचर के हवाले से बात करें, या हम रेडियो या कहीं ना कहीं टेलीविज़न की बात की जाए, फिल्म की बात की जाए, ड्रामे की बात की जाए, तो ज़िया मुहियुद्दीन साहब की जो खिदमात थी वो बेतहाशा थी। और मुझे याद है कि जब हम इस फील्ड में आए तो हमारे उस्ताद मरहूम फ़वाद खुर्शीद साहब जो हैं वो हमें हमेशा यही कहा करते थे कि आपने ज़िया मुहियुद्दीन साहब को सुनना है, पढ़ना है, लेकिन सुनना ज़रूरी है ताकि आपकी उर्दू जो है उसकी जो यानी तलफ़ुज़ में जो क्लैरिटी है अगर आपने लानी है तो उनको फॉलो करें। और मेरी सुबह जो है वो शुरुआत भी उनसे ही होती थी कि यूट्यूब पे उनके मुख्तलिफ लेक्चर जो हैं वो मैं सुनता था। मुलाकात बड़ी ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन ना हो पाई। और आज जब ये खबर सामने सोशल मीडिया पे आई और अब जैसे ये आ रही हैं खबरें, तो यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है। हमने देखा इससे खबर जो है भी इस किस्म का अफसोसनाक वाक़या जो है वो रुनमा हुआ। लेकिन हम अदब की बात करें, हम उर्दू ज़ुबान की खिदमात की बात करें, तो ज़िया मुहियुद्दीन साहब का एक अलग मुकाम था, एक अलग उन्होंने शनाख्त पाई। और उन्होंने थिएटर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी जो है थिएटर में उनके साथ वो उनसे सीखते रहे, और वो सिखाने का जो अमल था उन्होंने हालांकि अगर आप देखें उनकी उम्र को देखें, काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े एक्टिव नज़र आते थे। और उसी तरह वो सिखाने का जो अमल था उन्होंने जारी रखा था। यकीनन ये हम सब के लिए बहुत बड़ा धचका है। और हरमीत, आप उनकी आवाज़ का जादू तो देखें ना, जो बड़े कम मिलते हैं, और वो इस तरह अगर चले जाएं तो यकीनन बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ होती है। और हरमीत, उनकी आवाज़ का जादू देखें कि रेडियो हो, टीवी में ज़बानी हो, का कोई वॉइस ओवर हो, उनकी आवाज़ का रोब, दबदबा, एक खूबसूरती, एक क्लैरिटी, एक अदायगी, वो जो हम रोज़ाना सुनते थे और जितनी दफ़ा उनकी आवाज़ सुनते थे, वो नज़्म हो, वो कोई वॉइस ओवर हो, तो उसके उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही खूबसूरती के साथ हम हर बार उसको महसूस करते थे। मतलब उनकी आवाज़ का एक जादू, दूर से कहीं आवाज़ कानों में पड़ती थी तो पता लगता था छोटे से छोटे बच्चे को भी, हर एज ब्रैकेट के बच्चे को, ज़िया मुहियुद्दीन की आवाज़ है। और हम अपने सिखाने और सीखने की बात कर रहे हैं, तो इस अमल में, इस पूरे प्रोसीजर में टीवी की दुनिया का जब भी नाम लिया जाता है या सिखाने का नाम लिया जाता है, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपकी मीडिया इंडस्ट्री हो, या आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री हो, कहा यही जाता है कि ज़िया मुहियुद्दीन को सुने। हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में हिलाल इम्तियाज़ भी इनको दिया। और अगर हम बात करें हॉलीवुड की, लॉलीवुड की, बॉलीवुड की, तो हर जगह इनकी आवाज़ के वॉइस ओवर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मौजूद हैं। और 91 साल की उम्र एक लंबी उम्र है माशाल्लाह, लेकिन वो अलील थे और उम्र का तकाजा था, और अब वो हम में नहीं रहे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बेहतरीन मेज़बानी करे और उनका आगे का सफ़र आसान हो। प्रोग्राम में आगे प्रोग्राम में बढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करनी है। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा आपसे ये बात कर चुके हैं कि पोलियो कैंपेन में अब हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल बच्चे आपके हैं, आप उनके वालिदैन हैं, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के वो बच्चे जो सारी ज़िंदगी माजूरी का शिकार हो गए हैं, अब उनको देखकर आने वाली वो जनरेशन जिसको हम पोलियो से बचा सकते हैं, करना बस आपने इतना सा है कि इस पोलियो कैंपेन जिसका 13 से 17 फरवरी तक बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, इसमें आपने टोटल कोऑपरेट करना है। आपने, मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि हमने इसको प्रॉपर वेरीफाइड किया है रिसर्च के थ्रू, मेडिकल कंडीशंस के थ्रू कि आप अगर शरीयत को बीच में लेके आते हैं कि पोलियो
पोलियो के कतरे पिलाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, या सुपरस्टिशियस माएँ जो हैं वो कहती है कि नहीं बच्चियों को नहीं पिलाने चाहिए, बच्चों को नहीं पिलाने चाहिए, या इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस को लेकर अगर बहुत सारे लोग लॉजिकल और रीजंस देते हैं, तो वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ऐसे वाहिद ममालिक हैं जिनमें पोलियो के बड़े केसेस देखे जा रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया ने चूंकि इस पर काबू पा लिया है, अब बारी है हमारी, बल्कि बारी है आपकी जो हम स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि फैसला आपने करना है अगर कल आपके बच्चे को चलना है। तो इस पोलियो कैंपेन के लिए हरबीत हम चाहते हैं कि बार-बार मुझे याद है कि कुछ गुज़िश्ता जब पोलियो की मुहिम हो रही थी तो मैं क्वेटा यूनिसेफ के इदारे के साथ, और वहाँ पे मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी बातें जो वहाँ पे लेक्चर दिए गए, मुझे बड़ी हैरानी हुई, और लेक्चर कहीं ना कहीं एज अ गेस्ट मैंने भी दिया। लेकिन आप ये देखें ना कि एक तो हम ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या वहाँ पे जहाँ पे एक ऐसा तबका भी पाया जाता है जो ज़्यादा बाहर ममालिक में काम करता है और बाहर मुल्क से जो पैसा आता है उसी पर ही गुजारा होता है। एक तो हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है अगर उसको वो पोलियो की मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो जाहिर बात है पूरी फैमिली जो है वो एक तकलीफ से गुजरती है। यानी आपका बच्चा बीमार हो, अगर वो चल नहीं पाता, वो मुहताज हो, तो ऐसे में माँ बाप को बड़ी टेंशन होती है और पूरा घर जो है उसमें बहन भाइयों को भी तकलीफ होती है। बच्चे का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो तो आपने चारपाई पर धकेल ही दिया। लेकिन साथ साथ एक और चीज जो बड़ी खतरनाक है, ये मैसेज हम सबको सुनना होगा और समझना होगा कि अब प्रॉब्लम ये है कि वैसे भी हम बाहर दुनिया में जब जाते हैं तो वहां पे हमें एक लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। एक साइड लाइन होती है, पाकिस्तानियों के लिए एक अलग लाइन होती है। लेकिन अगर हम देखें, एक तरफ तो मुआशी हमारा बहरान है, दूसरे हम जाते हैं सऊदी अरब दीगर ममालिक में काम करने के लिए। और अगर हम इस मर्ज की बात करें, अभी तक दुनिया में जितने केसेस, अभी लास्ट ईयर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में एक केस आया था, उसके बाद अफ्रीका में एक केस आया था, और एक और कंट्री में केस आया था, और उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से मिला। तो मसला ये है कि अगर हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो बाहर मुल्कों का जो दरवाजे हैं एयरपोर्ट के, वो पहले से हम पर बंद हो जाएंगे कि पहले सर्टिफिकेट दिखाओ भाई पोलियो के। और आप ये देखें, आप जब हज के लिए जाते हैं यानी मदीना मनौरा आप जाते हैं तो वहां पे भी आपसे पहले वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई पोलियो के टीके, आप फिर आपको शर्मिंदगी हमारी ये होती है कि फिर हमें दिखानी पड़ती हैं चीजें, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर नहीं है सारी चीजें। तो आप अगर बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं मजहब के साथ, तो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब उस सरजमीन एक मुकद्दस सरजमीन है तमाम तर मुसलमानों के लिए। वहां पे अगर हम देखें तो इस किस्म के फतवे नहीं है। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो चलो अफगानिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट है, एक जंग चल रही है, सोच हमसे बदल है। लेकिन यहां पे इस किस्म की सोच का आना, या फिर अगर आप देखें कि अगर ये साजिश हो जाती है, यहां पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो ये लिखा जाता है हमारी किताबों में, जो आप सोशल मीडिया भी देखती है कि जो है औरत कमजोर है, कहीं ना कहीं दीवारों पे मर्द कमजोरी की जो है वो दास्तानें लिखी जाती हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मर्दों में यही है कि औलाद हम पैदा नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि जान मोहम्मद 60 बच्चे पैदा करता है, तो इसी तरह आप पैनाडोल को, अगर ये मिथ है, अगर ये चीज है, तो 400 बिलियन जो है पैनाडोल आपके पाकिस्तान में खाई जाती है। पहले भी मिसाल दे चुका हूं कि अगर कोई ऐसी, या हम कौन से ऐसी तख्लीक करदा कौम है कि हमने पता नहीं स्पेस में स्टेशन बना दिए, हमने फला रिपोर्ट बना दी है कि अंग्रेज आके हमसे हमारी जीन्स जो है उसमें कोई ऐसी चिप चिस्पा कर देगा कि पता नहीं हम कौन सी 30 मार खान है कि वो सारी चीजें हमसे वहां पे चली जाएंगी। ये सारी सोचें हमारी जो है, ये एक सुपरस्टिशंस पे हम चले गए, कहीं ना कहीं मजहब का सहारा लेके उसको जोड़ दिया। हालांकि मजहब में ये चीजें है नहीं, इलाज है, ट्रीटमेंट है, अपने अपने बच्चे को बचाना है। तो ये सबका फर्ज बनता है कि टेलीविजन के उस पार जो लोग बैठे हैं उन्होंने समझना हो कि जो तकलीफ, जो दर्द से आगे आप गुजरेंगे, यकीनन वो बड़ा ही खतरनाक होगा। 2 कतरे ही तो पिलाने, अपने बच्चे को बचाएं, अपनी जिंदगी बचाएं, अपनी जिंदगी में सुकून लेके आए, तो आपके पास यही एक राह है। और कहीं ना कहीं हमारे बारे में ये कहा जाता है बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। आपके दरवाजे पर जो दस्तक देने वाली खातून है या उसके साथ पुलिस है, तो कम से कम अगर आप चाय की प्याली नहीं दे सकते तो प्यार से बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो बड़े मुश्किलों से, मैं देखता हूं, मैंने देखा है कि चाहे वो पहाड़ हो, बर्फीले पहाड़ हो या सख्त गर्मियां हो, वो ड्यूटियां जो हैं वो बड़ी रिस्क में सरंजाम देती हैं। और आपको याद होगा बलूचिस्तान क्वेटा में एक खातून को, पोलियो वर्कर थी, उसको मार दिया गया दरवाजे पर ही।
क्योंकि उसने क्या किया था, उसने ये मुहिम का जो है फरीजा सर अंजाम देना था कि मैंने घर घर जाके लोगों को कतरे पिलाने। और आपको बड़ी अफसोस के बाद की बात यह कि उसका एक ही बच्चा था, यानी उसके हस्बैंड की भी डेथ हुई थी, एक ही बच्चे को उसने पालना था, तो उसके वो भी चली गई, तो उस बच्चा जो है वो यतीम हो गया। तो आप ये देखें कि रिस्क, अपनी लाइफ का रिस्क लेके वो घर घर आते हैं और आपके बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनकार जो किया जाता है, ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पूरे खानदान के लिए तबाही का सबब बन सकता है। और हरमीत, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। अगर आपने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के कतरे पिला दिए हैं तो यकीन जाने आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक शहरी के तौर पर, जिम्मेदारी पाकिस्तानी के तौर पर, आपको ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक दोस्तों से, अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा बात करती हूँ मेंबर और मेहराब की, जब आप 4 लोगों से खुतबा दे रहे होते हैं, 4 लोगों से खिताब कर रहे होते हैं, तो आप 4 लोगों से नहीं, 4 खानदानों से मुखातिब होते हैं। तो अगर आपसे मुंसलिक रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब है, वर्क सर्कल है, सोशल सर्कल है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ उनको भी इस चीज़ का मैसेज दें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात कि आपके घर आने वाले जो टीम है उससे कोऑपरेट करें। अब तो मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा बेहतर है, लेकिन गर्मी में और शदीद गर्मी में टीम के साथ अपना एक बॉक्स उठाए। इस पोलियो वर्कर्स में वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, मैंने हर डोर स्टेप पे जाते हुए इनको देखा है। तो इनसे अच्छे से मिलिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। बार बार इस चीज़ को वेरीफाई करें कि पोलियो के कतरे पहले पिला दिए गए हैं या नहीं। दूसरों से सवाल जवाब भी करें। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हमारा फ़र्ज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता कि हरमीत ने इतनी बात की है तो आपको वो बात कहीं ना कहीं जाकर समझ आई होगी, या मैं अगर इतनी बात कर रही हूँ, इतना फोर्स कर रही हूँ, आपको इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपने अपने बच्चों को तो कतरे पिला दिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखें। और जो ये सोच रखते हैं, ये जो मिथ हमारी सोसाइटी में मौजूद है, इसको ख़त्म करने के लिए अगर आपकी बात कोई मानता है तो इस बात को सेकेंड ज़रूर करें। इस पोलियो कैंपेन का हिस्सा बने। 13 से 17 फरवरी तक मैं दोबारा कोट कर रही हूँ, इस कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आने वाली टीम के साथ कोऑपरेट करें। और अगर आपको लगता है कि टीम नहीं आ रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि मसला मसाइल है, तो उसके लिए शिकायत भी करें या खुद जाकर बजाते खुद, अगर ये तो इतना आसान सोल्यूशन है हरमीत कि आपके डोर स्टेप पे आ जाती है टीम, लेकिन अगर नहीं आ रही या किस तरह से मिस हो गया है तो आपने मिस नहीं करना। यू हैव टू लाइक कोई अल्टरनेटिव ढूंढे, कोई सोल्यूशन ढूंढे, लेकिन अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन और पोलियो के कतरे बार बार ज़रूर पिलाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इस थॉट के साथ आपने अपने दिन का आगाज़ किया होगा कि आज की जिम्मेदारी है आपकी कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं और इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि पहले कतरे पी लिए गए हैं या आप दोबारा से ज़रूर इस चीज़ को हमने 110% मेक श्योर करना है। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टिप क्योंकि मंडे है और एक हैपनिंग सैटरडे संडे रहा है, हैपनिंग वीकेंड रहा है। बहुत सारी हैपनिंग्स हुई है, सोशली भी हमने देखी है, पॉलिटिकली भी देखी है। और पाकिस्तान की माशी सूरत की अगर हम बात करें तो IMF बगैर कोई मुआहदा किए वापस चला गया है, लेकिन अब ऑनलाइन मुज़ाकरात जो है वो अब 13 से 14 फरवरी के बाद शुरू हो जाएंगे। अब IMF का डू मोर का मुतालबा जो है वो देकर 170 अरब से ज़ायद के टैक्स जो है वो आवाम पर लागू कर दिए गए हैं। उसी दिन कर दिए गए थे जब IMF के चीफ जो है पाकिस्तान से वापस गए थे। ऑल दो इस सारी सिचुएशन में एक और स्टेटमेंट सियासी सूरत हाल को मजीद ख़राब करने के लिए इमरान खान साहब की आ गई है। वो कहते हैं कि जी दरअसल सुपर किंग जो थे वो बाजवा साहब ही थे। अब वो गैर मुल्की इदारे को और गैर मुल्की जो चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि मैं हमेशा जो काम सही हो जाता था उसका क्रेडिट वो ले लेते थे और जो काम गलत हो जाता था वो इमरान खान करता था। तो बेसिकली उन्होंने अपनी इस बात पर दोबारा से यूटर्न लिया है कि साजिश अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं की गई थी बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट की गई थी अमेरिका। तो ये स्टेटमेंट अब उनकी किस तरह से देखते हैं तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम बात ये भी है कि FIA ने हुक्म जारी कर दिया है शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार करने का। तीसरी बड़ी हम गिरफ्तारी है PTI के सारे सिनेरियो में। पहले हमने देखा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शेख रशीद की बारी आई और अब शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज आपको बताएंगे कि आज दुनिया भर में रेडियो का दिन मनाया जा रहा है। हरमीत सिंह जानते हैं कि कोई भी न्यूज़ एंकर है, यू नेम इट, कोई भी सहाफ़ी है, यू नेम इट, कोई भी अदाकार है, हिदायतकार है, किसी की भी आप बात करें तो इंडस्ट्री में या मीडिया एंड कम्युनिकेशन
प्रोफेशन में आने से पहले आपको पता है कि पहला स्टेप जो होता है ना वो आपका रेडियो होता है, और रेडियो आज भी सुनने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। जो रेडियो से आप पॉलिश होकर स्क्रीन पर आते हैं उसका तो क्या ही कमाल होता है। तो रेडियो का आज का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर डिटेल पे हमने प्रोग्राम करना था, ये कल ही डिसाइड हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज सुबह खबर आ जाएगी कि ज़िया मोहिउद्दीन अब हम में नहीं रहे। लेकिन उनकी आवाज़ का जादू और रेडियो पर और टीवी पर जो हमने देखा, हम उसको भी आज यकीनन याद करेंगे और रेडियो का आलमी दिन भी आपके साथ मनाएंगे। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़कर आपको ये बताएंगे कि आज दरअसल बुरी खबर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हालात इस तरह के हो गए हैं कि पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं उन्होंने आज से यानी आज के दिन से हड़ताल का ऐलान किया है और सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, फ्लोर मिल्स मालिकान की बात की जाए, सुजुकी मोटर्स की बात की जाए या XYZ किसी भी इंडस्ट्री की बात की जाए, वो टेक्सटाइल हो या यू नेम इट, अब हर चीज़ मुश्किलात से दो चार है और हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो ये फ्लोर मिल्स मालिकान के मुतालबात क्या है, दूर दूर तक तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि शाम और तुर्किया में आने वाला ज़लज़ला जो है जब वो आया 7.9 शिद्दत का, एक दफ़ा नहीं एक दिन में 3 दफ़ा, जो तबाही उसने मचाई वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये खबर आने के फ़ौरन बाद हरमीत एक खबर ये भी आई थी कि 3 फरवरी को इसकी प्रेडिक्शन पहले ही कर दी गई थी, और ये ज़लज़ला आने के बाद एक प्रेडिक्शन ये भी की जा रही है कि अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर भी खुदा न खास्ता इसी शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं इसकी बिना पर हमने सोचा कि सेगमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आता है या आपको महसूस होता है तो आपको फौरी तौर पर इमीडिएटली कौन से ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, आपको बचने के लिए, खुद को भी अपने ख़ानदान को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, आपको ये बेसिक्स चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर। तो इस पर आज हमने एक डिटेल सेगमेंट रखा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज वक्त भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, पूरा हफ्ता गुजर जाता है, चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, लेकिन फिर भी टाइम वेट्स फॉर नो वन, वक्त किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करता। हम भी आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और आपको आज का डेली डोज देंगे। डेली डोज में सबसे पहले टॉप ऑफ दी ऑल, इतनी स्ट्रेसफुल ख़बरों में और इतनी परेशान कुन ख़बरों में एक अच्छी खबर भी है, छोटी सी। वो ये कि आप जानते हैं कि हमने बात की थी कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, मंडे यानी आज का दिन पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीज़न जो है वो आज बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। तकरीबन रुनुमाई जो है वो मुल्तान में की जाएगी। आज पहला मैच होगा किस में, मुल्तान सुल्तान्स में, चूँकि मुल्तान इस दफ़ा मेज़बानी भी कर रहा है, पहला मैच वहीं पे होगा, तकरीबन रुनुमाई भी वहीं पे होगी। लेकिन मैच होगा वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में होगा। शाहिद अफरीदी जो बेसिकली हम देख रहे हैं कि मतलब आप देखिए सारी सिचुएशन में कि शादी कराने के फ़ौरन बाद खैर वो पहुंच तो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन आपको पता है उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल अपने जो हरीफ है उनको मैं कमतर नहीं समझता, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब शाहीन की स्ट्रैटेजी क्या होगी लाहौर कलंदर्स को लेके ये देखना भी अभी बाकी है, बट दे आर वेरी एक्साइटेड। और हरमीत मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग का सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी पॉजिटिव होगा, बिकॉज पिछले बहुत सारे मैचेस में हमने सीखा बहुत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे अगर हम देखें तो एक तो जो टीम में मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं और हर एक खिलाड़ी की एक यही कोशिश है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस इसलिए दे क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि PSL की वजह से जो है खिलाड़ियों को बहुत कुछ मौके मिलने का भी मौका मिल जाता है। इंटरनेशनल टीम में भी अगर कौमी जो टीम है हमारी उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि हम पैसे की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें भी है और कहीं ना कहीं जब भी खिलाड़ियों का चुनाव होता है तो उसमें भी जिस तरह बोलियां लगती हैं वो भी आपने देखा है। लेकिन बहरहाल एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ रही है कि आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि खबरें जो हैं कुछ अच्छी नहीं है मुल्क के हवाले से और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं वर्स्ट किस्म की है। लेकिन अगर हम PSL की बात करें तो क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद है और फिर PSL जैसा मैच जिसमें तकरीबात की अगर बात की जाए वैसे अगर हम स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो रंगारंग तकरीबात के साथ साथ वैसे एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में मैं जो देखता हूं कि हमने लास्ट माजी में जब अभी कुछ अर्ज़ा कबल जब इंग्लैंड की टीम आई थी
तो हमने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को देखा जिस तरह वो कच्चा-कच भरा था और लोग लाइनों में खड़े थे। अब तो अगर पीएसएल होता है तो उसमें तो टिकट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का एक जरिया है और कमाल का इसलिए कि क्रिकेट जो है उसकी वापसी और फिर जो स्टेडियम की बहाली है या उसकी जो रौनक है वो दोबारा बहाल हो जाती है। कहीं ना कहीं अरसे दराज के बाद इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो तो क्रिकेट के हवाले से लोगों भी अट्रैक्ट करते हैं। और अब हमने देखा कि बांग्लादेश में जब वहां पे भी इस किस्म का इवेंट था तो वहां पे भी हमने देखा कि मीडिया के साथ साथ लोग भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन अब ये मामला जो है पाकिस्तान में शुरू हो रहा है तो यकीनन वैसे बेचैनी होती है, इंतजार होता है और कहीं ना कहीं किसी टीम को ज्यादा सपोर्ट करने का जो रुझान है वो भी बढ़ता जाता है कि कोई इस्लामाबाद को सपोर्ट करता है तो कोई लाहौर को, कहीं ना कहीं क्वेटा के सपोर्टर्स आपको मैदान में नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी ये हल्की फुल्की जंग जो है वो छिड़ी रहती है दोनों के। और मुल्तानियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आज 2 बजे क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आप बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम्स को वहां पहुंच रहे। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का ये पहला मैच होगा और टाकरा जो है वो काफ़ी इस दफ़ा टफ भी हो सकता है बिकॉज अगर हम 21 क्रिकेटर्स की बात करें तो गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है। हम कौन लोग हैं, मुझे नहीं समझ आता कि हम कौन लोग हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक नारा इमरान खान की तरफ से लगाया गया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन इस वीकेंड पे ओवर द वीकेंड हमें 2 ही पाकिस्तान नजर आए हैं। एक वो पाकिस्तान जो आटा, चीनी, घी और दालों के लिए लंबे लंबे कतारों में लगा हुआ है लेकिन उसको आटा, घी, बेसिक्स नीड ऑफ लाइफ नहीं मिल रही। लेकिन हमने दूसरा पाकिस्तान देखा, वो कौन सा? आपको पता है कि कनाडा की एक ब्रांच है और कनाडा की एक ब्रांच कॉफ़ी ब्रांच टिम हॉर्टन, उसका पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर पहली आउटलेट जो है उसको शुरू किया गया। उसकी लॉन्चिंग तकरीब थी और उसमें बड़ी तादाद में हमारे ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हमारे इन्फ्लुएंसर ने पार्टिसिपेट किया। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ देखने में मिले। चलिए जी, ओपनिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि लंबी लंबी टिम हॉर्टन के बाद कतारें लगी हुई हैं। फेज 6 में इसको खोला गया और वहाँ पर ऐसे जैसे मुफ्त मिल रही है। कैन यू इमेजिन हरमीत? मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000-1500 की एक कॉफ़ी का कप तो होगा। लेकिन लोगों ने इसका पूरी दुनिया में, मैं कनाडा की बात नहीं कर रही क्योंकि कनाडा का ये एक ब्रांड है, वहां की बात नहीं कर रही मैं, पूरी दुनिया में ओपनिंग के द वेरी नेक्स्ट डे सबसे ज़्यादा सेल पाकिस्तान में हुई है। और ये टिम हॉर्टन जो है कॉफ़ी का एक ब्रांड है जिसमें मुझे लगता है कि अब पता नहीं किस तरह से एक कॉफ़ी कंपनी है दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरमीत 61 साल यानी 60 साल से ज़ायद। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम आपने अपने शुरू में बड़ा दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं वही 2 पाकिस्तान जो हमें नज़र इसमें आए। एक तरफ आटे के लिए लंबी कतारें जिसमें कई लोगों की जानें गई। आपने देखा एक माँ, एक वालिद जिसकी बेटी की शादी थी, 7 बेटियां थी और एक ही कमाने वाला बाप था, सिर्फ आटे की दौड़ के लिए, सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए वो आटे का जो है वो बोरा लेने गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई। इससे पहले 3 बच्चों की वालदा जो थी उसकी पंजाब में डेथ हो गई लाइन में आटा मांगते मांगते। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर आप देखें तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ, देखा भी कि ये एक पोश इलाका है, डीएचए है, वहाँ पे हमने देखा कि वैसे भी 2 पाकिस्तान की बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ 10 दफ़ा सुनी है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आप जाते हैं तो आपको लग्जरी लाइफ और वहाँ से निकलते हैं तो एक अलग लाइफ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। ये जो कल तस्वीरें आई मुझे ये अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ कि एक तरफ जिस हालात से हम गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुर्बत इतनी ज़्यादा कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं उनको खाना नहीं मिलता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जब मुआशरा इस किस्म का बटा हो, कई लोग मुझ पर तनकीद भी करेंगे, शायद मैं पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि जब मुआशरा बढ़ जाए इस किस्म से इन हालात में तो फिर क्राइम रेशो जो है वो बढ़ जाता है। और गिला शिकवा जो है वो बलोची अगर गिला करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान के लोग गिला करते हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है, वो गिला बनता भी है। एक तरफ इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे वो, और आपने देखा कि जो एक नई जनरेशन है उनके पास सिर्फ और सिर्फ खाने पीने और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने के अलावा उनको कोई काम नहीं और पैसा कहाँ से किस तरह कमाया गया कोई पूछगछ नहीं है। बहरहाल हमने ये लाइनें देखी और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे नानके जो हैं वो बड़ी फिक्र में मुब्तला होते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी मीडिया हमारे खिलाफ वैसे भी बड़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा तो वो करते रहते हैं ना। हकीकत भी यही है कि आटे के लिए जो तगवदू है वो कम नहीं है, अब बहरान और बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे कल फिर मैसेज आया कि भांजे वहाँ पे आटे की क्या सीन है, हमें तो आप लोगों की फिक्र है कि आटा घर में है कि नहीं है। तो मैंने फिर ये तस्वीर जो है उनको भेजी कि भैया ये ऐसी सिचुएशन नहीं मामू, यहाँ पे हालात कुछ डिफरेंट है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है।
कहीं ना कहीं ये तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो लाइनों में सिर्फ 1500 रुपए एक कप कॉफी खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं। अगर ये लाइन हमारे किसी और की बात करें तो ये लाइन मानने को, ये तोड़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पे बाहर मुल्क का है, फिर ब्रांड है, और ब्रांड और हरमीत, मैं आपको एक और बात बताऊं, इस सारी स्टोरी में ना मुझे एक और फैक्टर नजर आया है। वो फैक्टर मैं कोट करना चाहती हूँ अगली खबर पर जाने से पहले कि चले इस कंपनी ने, जो कॉफी कंपनी है, उसने अपना तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 60 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया कि ओपनिंग के वेरी नेक्स्ट डे अपनी सेल जो है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेल की है उन्होंने, पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में लाहौर में। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और फैक्टर है, वो ये कि देखिए पाकिस्तान में खासतौर पर अगर हम लाहौर की बात करें, कराची, इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पर देखा देखी ट्रेंड को फॉलो करने का एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपने एक चीज, एक कॉफी का कप आपने सोशल मीडिया पे कहीं लगा दिया है ना, भूल के भी कहीं लगा दिया है, तो आपके फॉलोअर्स में से 90% लोग कहेंगे हमने भी यही करना है। तो ये जो देखा देखी है, अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के आप लाल नहीं कर सकते। आप नहीं पिएंगे या अगले दिन ही नहीं पिएंगे तो इट्स ओके, एक हफ्ते बाद भी अगर आपको गुजर बसर हो वहां से तो आप पी सकते हैं, व्हाट्स अ बिग डील। तो ये भेड़ चाल से जरा निकले और जस्ट गिव अ ब्रेक योरसेल्फ। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम भी आगे करते हैं, हमने अगली खबर आपको देनी है जो कि हम डेली डोज पर पहुंच चुके हैं। तो डेली डोज की पहली खबर आपको देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र चूहे की है। मैं आपको ये मुलाकात उससे करा देती हूँ। अब ये उम्र रसीदा चूहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है। इतनी इनकी उम्र कैसे हो गई, कितनी है, मैं ये बता देती हूँ आपको। 9 साल इनकी उम्र है, 9 साल और कुछ महीने, 9 साल 209 दिन, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। अब ये चूहों की वो एक साम है जिसे हम पॉकेट स्क्वायर भी कह सकते हैं, मतलब पॉकेट में ये आराम से चूहा पूरा आ जाता है और इसकी साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन अब ये नस्ल जो है इस पर काफ़ी एनालिसिस किया साइंसदानों ने, तहकीक जो भी लोग करते हैं, रिसर्चर्स, और उन्होंने कहा कि इससे ये सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाला चूहा है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम, चूहों की बात की तो तंग करने वाले ज़्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं जो दुकानदार तबका है, जिनकी शॉप्स होती हैं, उनको बड़ा ज़्यादा तंग किया जाता है। चूहे जो हैं लोग बहुत डरते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 9 साल पाने वाले इस चूहे ने कितनी शरारतें की होंगी। बस देख ले, 9 साल तो गुजार लिया, पता नहीं अब कितनी आगे मजीद उनकी उम्र होती है, लेकिन चूहों की उम्र खैर ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया। इसके बाद हमें जब हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। पाकिस्तान में इस तरह के इतने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकते हैं। आप कराची की अगर बात करें तो जब मैं कराची गई थी, अब लाहौर में बहुत सारी जगहों पर आप इतने बड़े बड़े चूहे देख सकते हैं। ये सबसे छोटा चूहा होने का एजाज़ इसको हासिल है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। पाकिस्तान में सबसे बड़े साइज़ का चूहा होने का कोई रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, आप ढूंढने निकले आपको मिल जाएगा। खैर ये रिकॉर्ड तो हमने आपको बता दिया। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर आपको देते हैं, ये होती है डेडिकेशन, ये होती है डिवोशन, अपने काम को लेके, अपनी प्रोफेशन को लेके, अपने पैशन को लेके। अब जनाब ये एक डॉक्टर हैं, अरूसी मलबूसात उन्होंने पहने हुए हैं, जेवर पहना हुआ है, गजरे लगाए हुए हैं, हाथ में पेन है, एक पेपर है, और ये तैयार होकर डायरेक्ट यहाँ से फेरे लेने पहुँचेगी। भारत से बेसिकली खबर है, फेरे लेने पहुंचेगी। लेकिन फेरे लेने से पहले इन्होंने अहद किया इस चीज़ का कि मैं एग्जामिनेशन रूम में जाऊंगी और अपना पेपर दूंगी, बिकॉज पेपर और फेरे एक ही दिन में हो गए हैं। लेकिन हरमीत ये खबर बहुत वायरल हो गई है। वाह। वैसे देखिए ना कि अपने फ़र्ज़ को बहुत सारी कौमें जो हैं वो अगर अपने फ़राइज़ को समझती हैं, और ये सुबह की बात है। सुहा जब मैं जिम गया और मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं तो उसने कुछ बातें की कि यार हिंदुस्तानियों के साथ मेरी जितनी मुलाकातें हुई तो हमने एक चीज़ देखी है कि वो अपने काम के साथ बड़े जो है वो कोशिश उनकी यही होती है कि बड़े ज़्यादा जो है मुखलिस होते हैं, और कहीं ना कहीं हम अगर अपनी बात करें तो हम अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है। अगर हम देखें तो आज अगर वो उनकी बहुत सारी ऐसे फिल्में या डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखें तो कभी वो ये नहीं समझते कि हमें कोई क्रेडिट मिलेगा या हुकूमत हमें कोई क्रेडिट देगी, बल्कि वो काम करते हैं। और एक फिल्म आई थी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल अदा किया था, अगर आपको टाइम मिले तो वो जरूर देखना, जिसमें एक रास्ता वो बनाता है और पहाड़ी की खुदाई जो है वो उसकी शुरुआत वो करता है, और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि उसकी बीवी जख्मी हुई थी पानी लाते हुए, तो किसी और को ये तकलीफ ना हो। हालांकि उसका क्रेडिट फिर हुकूमत ने लेने की कोशिश की, लेकिन उस पर फिर आमिर खान ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है उनके साथ जोड़ी गई। द माउंटेन मैन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवी है। तो इस किस्म की चीज़ें हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये बड़ी बात है कि आप जो जिस वक्त जहाँ से गुजरे, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्ज जो है वो मेरे ख्याल में उसमें पहल ज़रूर करनी चाहिए, तभी तो जाके आपकी ज़ात, आपका घर, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है, और यही मिसाल इस डॉक्टर साहब की है।
बस ये खबर वायरल हुई, हमने सोचा आपको फौरी तौर पर दिखा दें अपना के, और बाकायदा एक वीडियो बना के इन्होंने डाली सोशल मीडिया पर। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची तो सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजाई और उनको इनकरेज किया कि आप एग्ज़ाम भी दें और आज के दिन शादी भी करें। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कर्जी मुआहिदा जो कि IMF के साथ पाकिस्तान का होना था वो नहीं हुआ, IMF वापस जा चुका है, लेकिन ऑनलाइन मुज़ाकरात जो है वो भी कुछ दिन तक जारी रहेंगे, जिसके बाद कर्जी मुआहिदा बहाल किया जाएगा। 170 अरब से ज़ायद के टैक्स लगाने की बात की गई है जो कि लगा दिए गए हैं। इसके बाद 2 अरब से ज़ायद का जो अपडेट है वो ऑन एंड ऑफ IMF को देनी है। और गैस प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। बरामदात पर सब्सिडी ख़त्म करने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डू मोर का मुतालबा जो कि IMF की तरफ से किया गया है। उसके बाद अब हरमीत देखना ये है कि अवाम कितना इसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है और कितना मज़ीद बोझ अवाम पर डाला जाएगा। देखिए मुश्किल तो है। आप ये देखें कि प्राइस पहले से हर चीज़ की बढ़ी हुई है और अचानक हमने देखा कि किसान जो पैकेज था, रिलीफ पैकेज था, कहीं ना कहीं उनको जो माजी में रहा है। और हम बात करते हैं रिलीफ के हवाले से, खासकर किसानों की बात की जाए या ज़राई जब बात की जाती कि मुल्क ज़रात के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इसी मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में किसान इसलिए उसको इतना बड़ा रिलीफ हासिल है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने काम में ज्यादा मगन है और उसका जो फायदा है वो मुल्क को पहुंचता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो किसान को जो रिलीफ दिया गया था वो भी वापस ले लिया गया। अब बिजली की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने वाली, गैस की प्राइस जो है वो भी बढ़ने वाली। तो सारी सिचुएशन को अगर आप देखें, किराए तो ऑलरेडी जो है वो अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो तो पहले से ही महंगे हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में पेट्रोल की जो प्राइस है और मुख्तलिफ चीजों पे सब्सिडी जो है वो भी खत्म कर दी जाएगी। जब वो खत्म कर दी जाएगी तो फिर आप ये देखें कि हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। और कल मैं वैसे कहीं एक शख्स मुझसे बात कर रहा था तो उसने मुझे कहा कि ये देखें ना कि मजदूर की दिहाड़ी जो है वो बढ़ा दी गई है, 1300-1200 रुपए 1500 तक कर दी गई, बड़ी ज्यादती है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप ब्रांड की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप हर चीज जो है वो 500 रुपए बढ़ती है, तब आप लोग नहीं बोलते। गरीब आदमी जो बड़े मुश्किल से अपने घर को चलाता है, अगर 200 रुपया 300 रुपया बढ़ता है तब हमें बड़ी टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो ये हालात है कि हर शख्स जो है इसकी गिरफ्त में अब आ रहा है। और मैं कल की बात है, उमूमन में ये होता है कि संडे के दिन कहीं ना कहीं नाश्ता जो है बाहर से करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े कमाल का, वो नाश्ता बनाते हैं करतारपुरा में। तो उनसे मैंने पूछा कि हलवा पूरी है, तो भाई हलवा साथ में थे। तो उसने कहा कि हलवा अब नहीं मिलेगा फ्री में, आपने पैसे देने होंगे। तो मैंने कहा जनाब पैसे किस बात के? तो उसने 14 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने हमेशा फ्री हलवा दिया है पूरी के साथ। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि लोग आना कम हो गए, लोगों ने अपने अखराजात कम कर दिए, लोग नहीं आते नाश्ते के लिए सुबह उसी तरीके से। तो हम एक तरफ ये एक तो तस्वीर का ये रुख भी है कि कहीं ना कहीं हर शख्स जो है वो अपने जो अखराजात है उसमें कमी लाने की कोशिश कर रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि तनख्वाहों की बात की जाए, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात की हम करें तो वहां पे भी तनख्वाहें तो इतनी ज्यादा नहीं है। ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि अगर हम आम बंदा देखें तो कोई आम इंसान की जो अखराजात की एक लिस्ट है उसमें 30% इजाफा हमने देखा है, लेकिन सैलरी जूं की तू है। ये एक आम आदमी की स्टोरी है जिसको हम हमेशा डिस्कस करते हैं। ऑल दो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में डिटेल में बात करने के लिए आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपको आज के शो में खुश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, ये कहिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अहम फैसला किया गया है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर अंदर फौरी तौर पर जो है वो तारीख और शेड्यूल जारी किया जाए, जिसी पर आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी तलब किया गया है। बहुत कन्फ्यूजन थी इस पर, पीटीआई को खुद भी, पीटीआई के लीडरान को भी, और पीडीएम हुकूमत तो इस पर वैसे कुछ नहीं कर सकी। तो ये जो अब हुक्म जारी किया गया है 90 दिन के अंदर अंदर के आपने कराना ही कराना है, और लाहौर हाई कोर्ट बीच में आया है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अदालत ही बीच में आएगी, अदालत का ही फैसला हमें कंसीडर करना होगा। देखिए ये तो बड़ी खुशाइंद बात तो बहुत है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है। मुझे अभी भी ये खदशा लग रहा है कि ये मुख्तलिफ बहानों से शायद इसको डिले करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को विलिंगनेस नजर नहीं आ रही है इसमें ज्यादा इलेक्शन कमीशन की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो इलेक्शन कमीशन के
फैसले के बाद जिस तरह एक खैर मकदम होता है, विलिंगनेस होती है, वो नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल है अब वो शायद खतरा है, मुझे खदशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ महकमों के अदम तावन को वजह बना के इसको डिले न कर दें। तो ये खतरा अपनी जगह मौजूद है। आमिर साहब एक जी हरमीत कंटिन्यू आमिर करें। साहब, हम ये देख रहे हैं कि जब से ये मामला अदालत की जानिब से कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने की बात या खबरें सामने आई हैं, तो हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहब और नून लीग की जानिब से जो एक मुहिम शुरू की गई सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं तनकीद जो है वो दोबारा अदालतों की तरफ की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या वही मनमाने फैसले अगर आएंगे तो ये खुश होंगे, अगर इनके खिलाफ फैसला आएगा तो फिर तनकीद ही होगी? अच्छा, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और निहायत ही अफसोसनाक रवैया है। और देखिए, इसमें अदालत रिलीफ में दे तो क्या करे? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक असेंबली रिजॉल्व करने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब होना है तो होना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कोई ऐसी रुकावट भी नजर नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन बड़े आसानी से हो सकते हैं। फेस्टिवल्स हो रहे हैं लाहौर में, कल की डेट में बैक वक्त 2 बड़े फेस्टिवल थे और उसमें 1000 लोग मौजूद थे। एक पाकिस्तान कल्चर फेस्टिवल चल रहा था, डायरेक्ट सेंटर में फूड फेस्टिवल चल रहा था, फैजमन मेला होने जा रहा है। यानी बड़ी अवामी सरगर्मियां हो रही हैं, यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हैं और एक मौजूद जगहों पे। और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल ठीक है, ठीक चल रही है, शहरी दिन बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है। तो इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत, कोई रुकावट है ही नहीं। तो इसके बावजूद भी अगर डिले करने की बात करें या अदालत के फैसले में खुश ना हो तो वो अजीब ही है। अच्छा आमिर साहब, हमारी स्टेटमेंट्स जो इमरान खान साहब देते रहते हैं, वो कभी न्यूज़ हो, चाहे मॉर्निंग शो हो, चाहे पॉलिटिकल शो हो, उस पर पूरा घंटा लग जाता है तबसरा करने में। अब उनकी मोस्ट अपडेटेड स्टेटमेंट जो है, उन्होंने कहा है जी बाजवा साहब है सुपर किंग। और ये दरअसल जो मेरी हुकूमत गिराने की साजिश है वो वहाँ अमेरिका से नहीं की गई थी, बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई थी। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? काफ़ी दफ़ा यू टर्न हुआ है इस पर। ये आपने ठीक कहा है, दिलचस्प। इससे पहले भी वैसे एक CNN को गलबा इंटरव्यू में उन्होंने बैक और थोड़ा पीछे हटे थे और उन्होंने कहा था मैं अभी से आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ। ये पास्ट है, ये असल मेरा ख्याल है उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा वो रियलिज्म भी साथ साथ आ रहा है ना कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, फेडरल इलेक्शन में कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो अमेरिका से वास्ता तो बढ़ेगा ही ना। हमारा कोई असल शिकायत वैसे जनरल बाजवा से नहीं है। पहले चूंकि उस आर्मी चीफ थे, वो बहुत ज्यादा खुल के बात कर नहीं सकते थे। अब चूंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनपे हर किस्म का तीर चलाया जा रहा है। तो वो अब खान साहब के भी तीर पूरी तरह उनको अपनी तकश से निकाल के ताक के निशाने लगा रहे हैं। और जनाब बाजवा साहब भी वैसे मुख्तलिफ कॉलमिस्टों और सहाफियों के जरिए अपना नैरेटिव वो जा तो रहे हैं सामने। तो ये पॉलिटिक्स है। PTI के लोग जो बहुत पुरजोश और बहुत दीवार हमारे फिदाई है इमरान खान के, उनको समझना चाहिए कि ये रियलिटीज होती है और पॉलिटिकल गिमिक्स होती है। हम जी जब ये बात कहते थे तो हमारे ऊपर तनकीद होती है, PTI वाले कंपेन शुरू कर देते हैं कि आप खान पे शक क्यों कर रहे हैं। तो खान साहब भी पॉलिटिशियन है, उनको पॉलिटिशियन समझे और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है और ऐसी ही होती है। तो बहरहाल लेकिन बेहतर ये होता है कि आमिर साहब, हमने देखा कि इमरान खान के दौर में बाजवा साहब के हवाले से ये भी कहा जाता था कि आर्मी चीफ बाप होता है, और कहीं ना कहीं इस किस्म की स्टेटमेंट भी आती थी और एक पेज का दावा भी किया जा रहा था। लेकिन फिर आपके सामने बयानात सामने, अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये हुकूमत आई PDM की तो तब ये भी तारीफें गुन गाते थे बाजवा के कि अब वो है न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, अब 2 महीने पहले ये मामला था, अब मामला जो है यानी फौज जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, अब हम आजादाना तौर पर हुकूमत कर रहे हैं और आर्टिकल 6 का मुतालबा दोनों की तरफ से किया जा रहा है। मुशर्रफ के दौर में भी आर्टिकल 6 का मामला हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि क्या बाजवा के खिलाफ इतनी तेज मुहिम दोनों पार्टियां शुरू करेंगी और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जो है माजी की तरह आएगा या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आ जाएगा? देखिए, आर्टिकल 6 तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल लगाना मुमकिन ही नहीं है और इस तरह की इन चीजों पर आर्टिकल 6 लगता भी नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा साहब की बदकिस्मती है कि वो जिसके साथ भी उन्होंने दिया, अल्टीमेटली दोनों ही उनके मुखालिफ हुए। तो वो दोनों तरफ खेले गए, नुकसान होता है कि दोनों तरफ से उनको बातें सहनी और तकलीफ में पड़ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिशियन जो है मैच्योर रवैया रखना चाहिए उनको, और इस तरह की बिल्कुल भी तदादाद होती है। यानी आप उठा के अखबार उठा के जब पुराना रिकॉर्ड नेट पे आर्काइव में देखे हैं तो 2022 का देख लें, फरवरी का, जनवरी को ले लें, 2022 को ले लें और जनवरी 2023 को ले लें, तो दोनों फ्री कैन उस मुख्तलिफ पोजीशन में थे। जो PDM आज हुकूमत में है उस वक्त सारा पोजीशन में थी, उनकी स्टेटमेंट्स और होंगी, इमरान खान की और होगी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, आज बिल्कुल और है। तो लगता है कि इनको अपनी पुराने बयान देखते नहीं खुद भी ये लोग।
तो उसमें लोगों को हंसी आती है। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच। अब करें आपको भी और हमें भी इस बात पर हंसी आती है कि टीवी बड़ी जालिम चीज़ है, हर चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद है। हम वही स्टेटमेंट जब अब दिखाते हैं वो उस वक्त वो स्टेटमेंट जो है वो उनके खिलाफ जाती थी, आज उनकी फेवर में जाती है। तो एक पॉलिटिशियन को इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि एक्शन तो है लेकिन स्टेटमेंट्स भी बहुत मैटर करती हैं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप जब मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सोचते हैं या आपको पता होगा अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये एम्बिशन लेकर साथ बढ़ते हैं कि हमने रेडियो का या टीवी का हिस्सा बनना है, तो एक टिप जो आपको हर आपका टीचर, हर आपका एक्सपर्ट, हर आपका ट्रेन जो आपको ट्रेन करता है या ट्रेनर आप होते हैं, तो आपको ये कहा जाता है, हर जगह ये कोट किया जाता है, जो मैंने तो हमेशा सुना है कि रेडियो करो। रेडियो करने से जो आप सीखते हैं या रेडियो करने से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपकी प्रैक्टिस होती है, वो टीवी पर आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ये रुझान मुझे कम होता दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो डिजिटल मीडिया की वजह से ऑल्सो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों की बड़ी तादाद है जो रेडियो करना पसंद करते हैं। बिकॉज कानों को सुनने वाली वो आवाज़ जिसको आप देख नहीं सकते, उसकी इमेजिनेशन और वो फैंटेसी एक अलग ही दुनिया है जिसको भी लोग बड़ी तादाद में पसंद करते हैं। लेकिन इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है औरंगजेब मलिक साहब, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। इन आज हमारे प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, सुहा आपने इनवाइट किया। मैं पब्लिक न्यूज़ का, हरमीत सिंह का, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज वाकई एक बहुत बड़ा दिन है और ये जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। और आज हम रेडियो को आलमी दिन मनाने जा रहे हैं और ये आप सबको मुबारक हो। एक बहुत अच्छा दिन है। एक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब था और वायरलेस टेलीग्राफ के सिलसिले में हमारे जो इस सारे साइंसी इजाद के बैक पे जिस शख्सियत का नाम आता है वो मार्कोनी है। इनका तलक इटली से था और इन्होंने इनकी पैदाइश जो थी 1874 में हुई, लेकिन 1894-95 में इन्होंने इनके बाप की एक लेबॉर्ट्री थी, उसमें इन्होंने एक काम शुरू किया और ये इनकी पहली कामयाबी थी। और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1.5 मील के फासले पे अपना मैसेज देने में कामयाब हुए। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे ईयर 1897 में ये इस पोजीशन में थे कि ये 12 मील तक अपना पैगाम पहुंचा सकते थे। और तो आपको तो मुझे सॉरी औरंगजेब साहब, मैं आपको एक बात बताती हूँ। रेडियो की अगर हम बात करें ना, हरमीत ने भी मेरे ख्याल से रेडियो किया है, या आप इस वक्त इंडस्ट्री के किसी भी एंकर को ले ले, उसका रेडियो का एक एक्सपीरियंस रहा है। हम रेडियो को इस हवाले से तो बात कर लेते हैं कि रेडियो में प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। आप अगर न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं या आप टीवी पे आना चाहते हैं तो रेडियो आपको अच्छी प्रैक्टिस देता है। लेकिन मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि रेडियो एक फैंटेसी है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है। मैं अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को देखती हूँ जो रेडियो के फ़ैन हैं, जो रेडियो जो आप वहाँ पर देखते हैं, जो वहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, उनकी आवाज़ का एक सहर आज भी लोग रात को जब सोते हैं ना तो वो सुनने के लिए बेताब रहते हैं, उनसे बात करने के लिए। एक ऐसी शख्स जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ से आप इमेजिन करते हैं कि वो कैसे है। शायरी की बात की जाए, पंजाबी कल्चर की बात की जाए, उर्दू कल्चर की बात की जाए, लोग बड़ा पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता ये रुझान अब कम हो गया है? और ये जो है रेडियो पे बहुत सारी खूबसूरत आवाज़ें इंट्रोड्यूस हुई और जो हमारी बुनियादी दरसगाह है पाकिस्तान टेलीविज़न की हो या दीगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में, रेडियो का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। रेडियो पाकिस्तान पे हर बंदे ने काम किया। जी बिल्कुल। आज एक मैं इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि आज हमारे एक अजीम ब्रॉडकास्टर जो बाद में टेलीविज़न पे भी रहे, ज़िया महीउद्दीन, आज उनका इंतकाल हुआ है और रेडियो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने आगाज़ किया था। तो हमारे रेडियो पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम देख लें, अशफाक अहमद का जो तलकीन शाह आता था आप उस प्रोग्राम को देख लें। ये इतनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ें थीं जो आज भी हमारे कानों में सोने की तरह लगती हैं, सुनाई देती हैं। और रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है जी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारे हिस्से में 3 रेडियो आए। इनमें सबसे जो कदीम था वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर था और लेटर ऑन फिर 1937 में लाहौर कायम हुआ और फिर 1939 में ढाका ईस्ट पाकिस्तान में। तो रेडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि 1965 की जंग में जो हमारे न्यूज़ कास्टर थे शकील अहमद और बहजाद लखनवी, अनवर बहजाद,
वो बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी न्यूज़ पढ़ा करते थे और आज तक हम लोगों के कानों में उनकी आवाज़ गूंजती है। इसी तरह बाद में हमीद आए और मापारा सफदर आई, सुरैया शहाब आई और इन लोगों की आवाज़, अजहर लोधी थे उसके अलावा। तो मतलब ये आवाज़ें, रेडियो की जो आवाज़ें थी, इन्होंने ही आगे जाके पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ काम किया और पाकिस्तान टेलीविज़न को एक जला बख्शी। जी हरमीत। अच्छा औरंगजेब साहब, हमने देखा है जब अखबार के बाद रेडियो आया तो लोग यही समझ रहे थे कि अखबार शायद ख़त्म हो गई है, और फिर इस तरह रेडियो जब टेलीविज़न आया तो फिर भी ये तासुर था, सोशल मीडिया है तो कहीं ना कहीं ये बात भी की जाती है, लेकिन जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अब हमने देखा कि एक वक्त ऐसा है कि प्राइवेट जो FM है, यानी रेडियो पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मैं खुद भी उसके साथ मुंसलिक रहा हूं, काफ़ी अरसे तक मैंने वहाँ पे काम किया है इस्लामाबाद में। तो हमने ये देखा जब प्राइवेट FM जितने भी आए तो उन्होंने एक नया जो है ट्रेंड बना दिया इसके हवाले से। लेकिन अब हम आपको याद होगा कि एक तो सबसे बड़ा मसला आप इसको नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब पाबंदी लगी हिंदुस्तानी गानों पर तो उसके बाद ये रुझान सुनने में थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी तो कुछ ही गाने जो कहीं ना कहीं उसके फैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितना वो रेडियो उस वक्त मकबूल था जब हम भारतीय गाने सुनाया करते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के आने से रेडियो की थोड़ी सी अहमियत कम हुई, बल्कि मैं टेलीविज़न सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर, वर्ल्ड ओवर एक टेलीविज़न ने उसको रिप्लेस किया, लेकिन रेडियो की अहमियत आज भी उसी तरह ज़्यादा है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये इंडिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ। तो हमारा जो 60s का पीरियड है, ज़राअत के फील्ड में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और हमारे एक मिनिस्टर होते थे ज़राअत के, मलिक खुदा बख्श बुच्चा, और वो जनाब रेडियो पे तकरीर करते थे और मेरे किसान भाइयों और इस हवाले से खरीफ और रबी की फसलों के हवाले से बात करते थे, तो वो बहुत पॉपुलर था। रफ्ता रफ्ता उसमें कमी आई, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि उस वक्त रेडियो इलेक्ट्रिक पे ही था, बाद में बैटरी की सर्विस आई, ट्रांजिस्टर फॉर्मेट में आया, बाद में FM उसने एक शेप इख्तियार की। आई थिंक सो कि दुनिया भर के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा मीडिया, एक बहुत अच्छा मीडिया है, मीडियम है ये रेडियो, और इसका इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक इंडियन गानों का तल्लुक है तो आप ठीक है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हमारे जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, FM को सुन रहे होते हैं, पाकिस्तानी गानों को सुन रहे होते हैं, तो वर्ल्ड ओवर इसका जो रेडियो का कॉन्सेप्ट है, रेडियो का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल उसी तरह है। अलबत्ता इसने शेप ज़रूर बदली है कि पहले एक बड़ा सा डब्बा होता था, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर फॉर्मेट में आया, फिर ये यानी ग्रामोफोन से लेकर आज तक के FM तक आप देखें। और इज़्ज़त साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से रेडियो शोज हुआ करते थे। मेरा भी ताल्लुक एक ऐसे इलाके से जहाँ पर बिजली जो है 1996 में आई, तो तब रेडियो पर ही इन्हिसार हुआ करता था और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम होते थे कि वहां पे आप सुन के उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं मुताल्लिका वजीर को भी बुलाया जाता था, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेडियो में ये रुझान कम होता जा रहा है। चाहे वो आपने किसानों की बात की या दीगर चीज़ों के हवाले से बात की, तो हम देखते थे कि बड़े तजुर्बाकार लोग जो है वो रेडियो पे आके रेडियो का रुख करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। आप नहीं समझते कि अभी भी ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे सोशल मीडिया, टेलीविजन ये चीज़ें नहीं है, रेडियो की रसाई है वहाँ तक? बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा। हर जगह टेलीविजन को ले जाना या साथ रखना बहुत, आप जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल आपका जो है वो इन सारी चीज़ों को, टेलीफोन को, रेडियो को, TV को खा गया है, तो इसी तरह वो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन बाहर आप आज भी जाएं तो पहाड़ों पे, सहराओं में जहाँ पे आपकी रसाई नहीं है, इलेक्ट्रिक की अवेलेबिलिटी नहीं है, कई मसाइल हैं, रेडियो बेहतरीन काम कर रहा है। और इसकी ख़ास तौर पर अहमियत आप देखें, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, उनमें भी FM अपने कायम किए जा रहे हैं, और इसी तरह दुनिया भर के अंदर मैं समझता हूँ कि रेडियो का इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह हो रहा है। शेप अपनी अलबत्ता रफ्ता रफ्ता बदल रहा है। अच्छा, ये कहिएगा औरंगजेब साहब के, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात की थी कि जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ना, तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि रेडियो से शुरू करते हैं। आप किसी भी ब्रॉडकास्टर को देखें, चाहे वो उसका कोई भी गोल हो अल्टीमेटली कि आप स्क्रीन पे आना है या न्यूज़ एंकर बनना है या होस्ट बनना है या जो भी करना है, एक रेडियो को एक ऐसी प्रैक्टिस समझा जाता है जिसमें आप में बोलने में रवानी आती है, अदायगी अच्छी होती है, आपका रब्त बनता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। अब आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी ये चीज़ ज़्यादा नहीं
प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर आपने शुरू करना है कुछ भी, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम FM? जी सुहर, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इसमें देख लें कि आपको अपने तमाम तासुरात जो हैं वो एक मीडियम, जो आपका आवाज़ का मीडियम है, उसके ज़रिए देने हैं। कोई गम है, अफसोस है, अब खुशी है, एक्सप्रेशंस जितने हैं वो आपको आवाज़ के, और आवाज़ पहचान बनती है एक इंसान की। आप कहीं भी हो, आपके कानों तक कोई आवाज़ आए, चाहे वो टेलीविज़न पे आ रही हो, चाहे रेडियो पे आ रही हो, तो आप उसको पहचान के कहते हैं कि ये तलत हुसैन की आवाज़ है, ये ज़िया मईउद्दीन की आवाज़ है, ये मापारा सफदर की आवाज़ है। तो यही लोग थे जिन्होंने इब्तिदाई ट्रेनिंग वहाँ से हासिल की। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेडियो को बिल्कुल एक ज़रिया बनाना चाहिए। आफ्टर दैट आप अपने फेस के तासुरात के साथ टेलीविज़न पे जा सकते हैं। तो इस इब्तिदाई दरसगाह को हम कभी भी भूल नहीं सकते। सर, आप कितनी देर से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? एक चीज़ जो सोहा ने जिस तरह बात की, अगर हम देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो कुछ चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो मीडिया की तरफ आने वाले स्टूडेंट हैं या जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो रेडियो के में जाके आवाज़ का जादू जगाएं या कहीं प्रोडक्शन में जाएं या कहीं ना कहीं डायरेक्शन में जाएं, तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में बताई बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर काम अब भी कम हो रहा है। आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये रुझान भी बढ़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी जो स्टूडेंट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि वो अमली तौर पर चीज़ों को सीखें? क्योंकि वैसे तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो ख्वाब बड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और आपको लग भी ये होता है कि शायद मैं बड़ा जैसे मैं जाऊँगा और इन होके बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर या कहीं ना कहीं टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठ जाऊँगा, लेकिन जब आप फिर अमली लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों के अंदर एक सिलसिला होना चाहिए कि साथ साथ इंटर्नशिप और जो सिलसिले होते हैं ये यकीनन आपकी तरक्की के लिए काम करते हैं। और वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ अपना ही एक ब्रॉडकास्टिंग का बना लेते हैं, ये FM का सिलसिला शुरू करते हैं, तो तलबा की, मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल हवाले से, मैं 80s और 90s में रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहा। अब्दुर्रब शजी साहब डायरेक्टर जनरल थे, बाद में वो टोक्यो की एक रेडियो पे चले गए। मुझे वहाँ भी काम करने का मौका मिला। FM 95 पे भी मैं काम कर रहा हूँ एज प्रेजेंटर। तो रेडियो के हवाले से ये जो ट्रेनिंग है ना जी, ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। बहरहाल इसका अभी आपने जो एक और हवाला मैं देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से मैंने एक काम किया ये 90s मिड 90s में, और उसको फिर पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। मेरा एक मजमून था, इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि इसको मुझे भेजे, मैं शाया करूँगा। तो इस्लामाबाद में मुक्तदरा कौमी ज़बान की तरफ से एक किताब बैरूनी ममालिक में उर्दू शाया हुई, इसमें मेरा आर्टिकल शाया हुआ और इस पे बेनज़ीर गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम भी दिया गया और वो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। मेरी एक दोस्त थी लुदमिला वसिलवा, रेडियो मॉस्को पे काम करती थी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा रब्ता रहा। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के डॉक्टर सिल्वर ओब्रायन पाकिस्तान आए, उनसे मुलाकात हुई, हमने यहाँ पे उनके एजाज़ में एक तकरीब की। इसी तरह रज़ाली आब्दी जर्नैली सड़क, उन्होंने मुझे अपनी एक किताब पेश की और वो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है रज़ाली आब्दी का, मुख्तार ज़मन का, इन लोगों से मेरा ताल्लुक़ रहा। तो मैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बहुत काम करता रहता हूँ। अच्छा, आजकल मेरी एक किताब, और एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपकी मौजूदगी में हम चाहते हैं स्टूडेंट्स हमें देख रहे हो जो आने रेडियो की तरफ आना चाह रहे हैं। जी हाँ जी अनमीत कंटिन्यू करें। हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल अगर किसी ने रेडियो में आना है, ब्रॉडकास्टर बनना है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रख के वो अगर आए तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है? हरमीत, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो बेस है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। कंटेंट मैटर आपको पता हो, आपकी रीडिंग हैबिट्स, आपका लाइब्रेरियों में जाना वो बड़ा ज़रूरी है। यकीनन आप जब बोलते हैं, जब बात करते हैं ये इस हवाले से, तो आपके पीछे आपके एक बैकग्राउंड होना चाहिए और वो इल्मी बैकग्राउंड, अदबी बैकग्राउंड होगा तो आप रेडियो पे या टीवी पे कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। एक कंक्लूड कीजिएगा इस चीज़ को औरंगज़ेब, तो इस दफ़ा यूनेस्को ने जो रेडियो काल में दिन मनाया जा रहा है उसका एक थीम रखा है, वो है अमन। हमने देखा है कि जंगों की सूरत हाल हो पाकिस्तान में या अमन की सूरत हाल हो, मैडम नूरजहान के उस वक्त के तराने रेडियो पे सुने जाते थे, जिसने आम हर घर तक पहुंचकर वहाँ की आवाम, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के वालिदैन को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से अपने घरों से बाहर निकलना है। इस प्लेटफॉर्म को अब भी इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है अमन के लिए, ख़ास तौर पर इस थीम के हवाले से क्या कहेंगे? जी इसमें एक तो बात यह है कि 10, 11, 12 साल हो गए, यूनेस्को ने अप्रूव किया, फिर बाद में इस वर्ल्ड रेडियो डे को अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रूव किया, हम मनाने जा रहे हैं। हर साल एक थीम दी जाती है। इस साल की जो है वो रेडियो एंड पीस है।
अमन के हवाले से बात हुई, आपने भी बताया इस हवाले से। तो बात यह है कि आप ज़रा गौर करें, एक ज़माने में हमारा वो मसूद राना का एक गाना था कि टांगे वाला खैर मंगदा, हाँ, टांगा लाहौर दो वे भावे जंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। वो जो खैर का पहलू था वो बहुत बड़ा प्ले किया गया। आपने नूरजहां का भी हवाला दिया, लेकिन अभी आप देखें कि एक हमारे और सिंगर हैं वो गड्डियाँ वजदियाँ। अब ये एक बड़ी हमारे लिए मसला पैदा करता है। हमें चाहिए कि रेडियो का इस्तेमाल अमन के लिए करना चाहिए, और यही सबसे बेहतर चीज़ है। हमारे जो पुराने सॉन्ग्स हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, उनको बुलाएं, आप उनको रेडियो पे दावत दें। अमन हमारी ज़रूरत है। अमन ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और उसमें रेडियो का रोल बहुत अहम है। हमें इस रेडियो से एक पब्लिक मैसेज इस पे दिए जा सकते हैं, वो हमें देने चाहिए। ज़रूर। औरंगज़ेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपसे काफ़ी रेडियो की डिस्कशन रही, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमने देखी, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की अपनी इंटेंसिटी है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज आम आवाम को कन्वे कर सकते हैं। वो रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएवर। लेकिन ख्याल किस चीज़ का रखना है कि आपने उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 170 अरब से ज़ायद के टैक्सेस लगाने का IMF का डू मोर का मुतालबा तो पाकिस्तान में पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, जो स्ट्रेस किए जा रहे हैं आम आवाम और इसके अलावा तमाम मिल्स मालिकान, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और इसके अलावा वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद करने के दर पे आ गए हैं, उनका क्या स्टैंड है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ऐलान अहम यह है कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया है, और अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर है, जिसके खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है, लेकिन आज से इसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू जो है फ्लोर मिल्स मालिकान ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। आटा गायब हो गया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, आपके सारे जो मुतालबात हैं वो हम भी जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान भी जानते हैं, मौजूदा हुकूमत भी जानती है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी जानते हैं, लेकिन इस हड़ताल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस बात पर आप मान जाएंगे अगर हुकूमत मान जाए तो? देखिए, पिछले 10 दिनों से फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। अभी तक हम लोग इकट्ठे ही नहीं बैठे। हमारे बिल्कुल जायज मुतालबात है, SOPs हमारे डिपार्टमेंट के साथ हैं, उनकी हम डिमांड कर रहे हैं। निजी गंदम की ट्रांसपोर्टेशन की हम डिमांड कर रहे हैं। हम ट्रकिंग, हमने आटा जो है अपने गेट पर देने के पाबंद है, लेकिन हम अवामी मफाद में ट्रक्स में जाके सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी जो रबरी की वजह से हमें उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। आटे को एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया है, 25 मन से ज्यादा मूवमेंट उस पर नहीं हो सकती, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सारी चीजें जब तक हम टेबल पर नहीं आएंगे तो किस तरह जाएंगे? ये इंडस्ट्री किसकी है? पाकिस्तान की इंडस्ट्री। आपके सामने तमाम इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको दीवार पर लगाना क्या मकसद है? इसके पीछे क्या मकसद है? समझ से बालातर है। ग्रीन आटा पूरे पंजाब में अवेलेबल है। पहले 18,600 टन इशू हो रहा था, इस वक्त 26,000 टन डेली इशू हो रहा है। जब से रिलीजेस बढ़ी हैं तब से आटे का अल्लाह का शुक्र है कि आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही, आपको कोई ऐसा मसला नहीं नजर आ रहा कि जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात हो। 2 महीने से लोग ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे थे। इस वक्त भी जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि थंब इम्प्रेशन, ID कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर, उस पर पब्लिक का स्टाफ साहब ने खुद देखा तो उन्होंने उसको विड्रा तो नहीं किया, लेकिन उसको फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको हल होना चाहिए। ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये कहिएगा कि आपने इफ्तिखार साहब, आप लोगों ने जो दिन दिया है, अगर हम देखें तो जाहिर बात है कि एक तरफ तो हमने आवाम ने पहले भुगता, वो जो लाइनें होती थी, आटे को बहरान था, प्राइस बढ़ी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो ख्वार होता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया है, क्या इससे कबल कोई पैगाम जो है हुकूमत तक पहुंचा था आप लोगों की जानिब से कि हम ये करने जा रहे हैं अगर ये मुतालबात नहीं माने गए? इस पर आप क्या कहेंगे सर? आपने भी मीडिया में देखा है, आपकी तवज्जो से ही हम अपनी आवाज उठाते हैं। हम तो पिछले 10 दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं। हमारे साथ ना कोई अभी तक बैठा है, ना वो बैठने के लिए तैयार हैं।
वो अगर कुछ समय वो हमें सारी इंडस्ट्री को मिला रहे हैं कि ये जो है ये हम कोई नोटोरियस मिलों के साथ या इस तरह कोई ऐसे लोगों के साथ हम दे रहे हैं। हमारा जो है इंडस्ट्री की हम आवाज है, पूरी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारी जो जायज बातें हैं वो उन्हें माननी चाहिए, हमारे साथ टेबल पे साथ बैठना चाहिए। अगर कोई ब्लैक शीप डिपार्टमेंट में मौजूद है तो सेक्रेटरी साहब को उनको ढूंढना चाहिए। हमारे ऊपर अपनी गलतियों का खमियाजा हमारे ऊपर तो हम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो उनसे इस हवाले से मज़ीद भी सवाल करेंगे, लेकिन हरमीत देखना ये है अभी कि जो हड़ताल का ऐलान आज से किया गया है इसके थ्रू जो है वो इनका प्लान क्या है। आटा बिल्कुल जो है वो प्राइसेस बढ़ाने की बात की जा रही है या बिल्कुल ही आटा मिलना बंद हो जाएगा। इफ्तिखार साहब इस हवाले से कहिएगा कि आपने कहा कि निगोसिएशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, बहस होगी तो ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, आपसे तो कोई आकर बात ही नहीं करता। इससे पहले अगर हम हड़ताल की बात करें या हड़ताल की इंदिया देने की बात करें तो आपसे कभी किसी ने इस हवाले से राब्ता किया ही नहीं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने? नहीं, अभी तक हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। हड़ताल के टाइम हमने आज से 8-10 दिन पहले दी थी। 13 फरवरी बरोज पीर हमने लिफ्टिंग सरकारी गंदम की बंद कर दी है। कल से हम सप्लाई नहीं देने जा रहे। प्राइसेस का जो मामला है, प्राइसेस तय करनी होती है गवर्नमेंट ने, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। जो भी वो प्राइसेस तय करेंगे हम अपनी ग्राइंडिंग डाल के उसका आटा जो है सार्फिन को मुहैया करेंगे। इफ्तिखार साहब आपके मुतालबात में सबसे टॉप ऑफ दी ऑल मुतालबा कौन सा है? क्योंकि हड़ताल का ऐलान तो आपने कर दिया और 10 दिन पहले किया था, लेकिन आपको पता है कि अल्टीमेटली इससे मुतासिर आम आवाम ही होती है। डिमांड सप्लाई की एक चेन होती है जो कि शदीद मुतासिर होगी आपकी हड़ताल से। आपने फिलहाल हड़ताल की स्ट्रेटजी क्या रखी हुई है, किस तरह से आपने इसको मतलब अगर फ्लोर मिल्स मालिकान की बात की जाए तो क्या सारे एक ही पेज पर है? जी अल्लाह का शुक्र है, 900 से ज्यादा फ्लोर मिले आज चालान नहीं भरेंगी। कल से वो मार्केट में आटे की सप्लाई भी नहीं देंगी। इस वक्त जो 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 इंडस्ट्री है उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड ये है कि फूड डिपार्टमेंट और मिलों ने मिल बैठ के एक SOP तय किए थे कि इनके हिसाब से हम चलेंगे। फर्दे वाहिल कोई आकर और वो कहे जी ये सफाई नहीं है, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दें, मुझे आपका आटा पसंद नहीं आया, मैं 5 दिन के लिए आपकी मिल बंद कर रहा हूँ, तो उसके तरीकाकार हैं। अगर आटे के सैंपल लिए जाएं, बाहर से गंदम इन्होंने इंपोर्ट की है, वो इन्फीरियर है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको जब तक आप नहीं देखेंगे और फर्दे वाहिल अहकामात सादर करता जाएगा तो वो फिर इंडस्ट्री को दीवार के साथ लगाने वाली बात है। जी हरमीत। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने जो बात की कि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब वो सबसे बड़ा सूबा है जिसमें 960 के करीब जो है फ्लोर मिल्स हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये मामला जो है सिर्फ पंजाब में होगा या खैबर पख्तूनख्वा की मिल्स एसोसिएशन जो है, फ्लोर एसोसिएशन के लोग जो हैं, या सिंध की हम बात करें तो क्या आप सारे एक इस पेज पे आ गए और मुतालबा एक ही है या वहाँ से कोई अलग है? सिर्फ पंजाब का ये मामला उठ खड़ा हुआ है? थोड़ा सा ये बताइए नाज़रीन को। इन्होंने आटे को जो है एसेंशियल कमोडिटीज में डाला है और वो जो है चूंकि हमारा रॉ मटेरियल वीट है, वीट उन्होंने हम 25 मन से ज्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। ये चूंकि पंजाब बड़ा सूबा है, वीट इसके मेन पूरे पाकिस्तान से सप्लाई इधर से जाती है, दूसरे सूबे भी इस कानून साजी से मुतासर होंगे। इस बार हमारे पंजाब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरे सूबों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब आप इस पर कैप लगाएंगे कि हम क्योंकि ये पंजाब में गंदम पैदा होती है और हम दूसरे सूबों को नहीं देंगे तो ये नफरतें बढ़ेंगी, हम एक दूसरे से दूर होंगे। आटा क्या चीज है? आटा बेसिक नेसेसिटी है, वो हर इंसान की जरूरत है। मुल्क जो है वो एक मुल्क है, हमारा आइन जो है वो तफ़्वज़ देता है कि आप खाने पीने की अशिया को रोक नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी जिससे लोग अवाम पाकिस्तान के सफर हों, वो नई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। दूसरे सूबों के इफ्तिखार साहब एक और इल्जाम जो आप लोगों पे लगता है, हुकूमत की जानिब से भी कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है, दीगर लोगों की जानिब से भी इल्जाम लगता है। जी जी हरमीत आप कंटिन्यू कीजिएगा। इफ्तिखार साहब एक हम चीज देख रहे हैं जो आम मार्केट में या आम शख्स जो है या हुकूमत की जानिब से भी ये इल्जाम लगता है कि कहीं ना कहीं जब प्राइस बढ़ानी होती है आप लोगों ने तो फिर या तो जखीरा कर लेते हैं और फिर जब हुकूमत की जो है कोई कहीं ना कहीं पुलिस ऑपरेशन करते तो वो सारी चीजें हमें नजर आती है मीडिया पे, या कहीं ना कहीं ये भी बात की जाती है कि अफगानिस्तान जितना स्मगल हो रहा है आटा तो उसमें भी आप लोगों के ही लोग जो है फ्लोर के मालिकान जो है वही मुलविस हैं। इस पर आप क्या अपना मौक़िफ़ देंगे?
देखें, जो एक तो जो है ना, वीट जो है हमारा रॉ मटेरियल है, उसके बगैर मिलें चल नहीं सकती। वो हमने वो लेनी होती है, वो डिक्लेयर होती है, डिपार्टमेंट को पता होता है कि कितनी गंदम हमारे पास पड़ी हुई है। बाकी जो जखीरा अंदोजी है वो लोग करते हैं जो इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उन पर हाथ डालना गवर्नमेंट का काम है। हमने कभी भी मना नहीं किया। हम उन्हें कहते हैं कि आप खुद भी बाइंग करें, साथ साथ फ्लोर मिलों को भी कराएं, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है दोनों। जी इफ्तिखार साहब से इस हवाले से रब्ता बहाल करेंगे और वो जो बात कर रहे थे उनकी बात मुकम्मल सुनेंगे भी। लेकिन अभी जो आगे का सिनेरियो हरमीत मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक अगर आज से आटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है तो दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं होगा। जो सिचुएशन माजी में हमने देखी है कि आटे के थैलों के लिए लंबी कतारें और छीना झपटी और इसके अलावा लोगों का सिर्फ एक आटे के थैले के हसूल के लिए एक दूसरे से लड़ना झपटना, और इस पर हमने देखा कि कई अमवात भी हुई हैं। अब घरों में अगर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटा जो है वो सरकारी अगर थैले की बात करें तो वो तो दस्तयाब ही नहीं है। अगर कमर्शियल की बात करें तो वो फिर भी अब कंपैरेटिवली पहले से उनकी तादाद भी कम हो गई है। तो ये एक बार फिर से जो एक सिचुएशन हमें नजर आ रही है ना वो वही है जो कि पहले हुई थी। अगर आप जाती हैं ना तंदूर में अगर आप जो रोटी लेती हैं उस रोटी की जो प्राइस है वो वैसे तो उन्होंने उसका जो ग्राम रखा हुआ है 150 और 120 और 130 ग्राम वो रखा होता है, लेकिन उमूमन वैसा नहीं होता। आटे की जो वो जब रोटी आप उठाती तो आपको अंदाजा हो जाता है। ऐसे में अगर हम उसकी प्राइस देखें तो 25 रुपए जो है हम मुख्तलिफ अदवार में देख रहे हैं कि 2 महीनों में ये प्राइस बढ़ी है। इससे पहले आपको याद होगा 2021 में और हमने देखा कि शुरुआत में ये प्राइस जो है वो 12 और 13 रुपए थी। तो ये जो पैसे हैं हमने मुख्तलिफ 2 महीनों में 1 महीने में ये बढ़ती हुई कीमतें देखी हैं। तो मुतासिर तो आम आदमी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी। लेकिन इफ्तिखार साहब आ गए हैं तो इन्होंने जो मुतालिबात रखे हैं आया इसमें वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें। इफ्तिखार साहब आप ये बताइएगा कि अब ये मामला जो है अगर हुकूमत नहीं मानती आप लोगों के जो मुतालिबात हैं तो फिर ऐसे क्या होगा? क्या ये हड़ताल इसी तरह बरकरार रखी जाएगी? ऐसे जरा बात कर दूं कि जो नई प्रोक्योरमेंट आ रही है, सिंध ने इस वक्त खरीदारी का रेट 4000 रुपए रखा है। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको 3000 रुपए रखना चाह रही है। हमने पीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि दोनों सूबों को एक पेज पर लेकर आए, क्योंकि एक ही मुल्क में जब 2 रेट होंगे तो आपको खरीदारी में भी मसाइल पैदा होंगे, और बाकी भी जब एक जगह 4000 रुपए बिक रही है तो दूसरी जगह 3000 आपको कौन देगा? तो वो भी एक था कि आप इनको एक पेज पर लेकर रहे। दूसरी बात रहेगी हड़ताल की। हम 13 फरवरी से हमने दाखिला बंद कर दिया है। कल से हम गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। 10 दिनों को हमने इनको टाइम दिया था। अगर ये मामला सॉल्व करना चाहते हैं तो हम तो इधर ही, हम मुल्क की इंडस्ट्री या कहीं मुल्क से बाहर तो नहीं गए। आपको तोहफा देना चाहिए, हमारे मसाइल सुनने चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। सेक्रेटरी फूड एक बाप की जगह होता है, उसने इंडस्ट्री को भी देखना है, उसने कंज्यूमर को भी देखना है, उसने डिपार्टमेंट को भी देखना है, उसने प्रोक्योरमेंट भी करनी है। वो एक माइंडसेट लेकर आ जाए कि मैंने टारगेट करके और किसी को दीवार के साथ लगाना है, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब बात नहीं। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चेयरमैन है पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के। अपने तमाम तर मुतालबात उन्होंने सामने रखे, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान जो है वो ऑन बोर्ड हैं और आज से हड़ताल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। यानी आज से ही ये किल्लत जो है वो नजर आना शुरू हो गई है कि आटे का थैला वो 10 किलो का हो या 20 किलो का हो दुकानों पर नहीं मिल रहा। सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है हुकूमत और कंसर्न डिपार्टमेंट्स का कि आकर बात शुरू की जाए मुज़ाकरात की, ताकि किसी पेज पर पहुंचा जा सके। हमने एक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज अगर हम लाहौर की बात करें या उन तमाम तारीख़ी मकामात की बात करें जो लाहौर और लाहौर से मुंसलिक इलाक़ों में है, हमेशा मुझे तो वहाँ जाना, उसको पिक्चराइज़ करना, उसको फिल्माना और वहाँ पर जाकर एक फ़ील लेना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमने ऑन एंड ऑफ अपने शो में ऐसे आर्टिस्ट भी बुलाए हैं जो कि तारीख़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। रंग महल की अगर हम बात करें तो 5 साल लगे इसको बनाने में। किसने बनाया, कब बनाया? भगत मोहन दास ने इसे तामीर कराया था और उस तामीर उस वक्त जब की गई तो गालिबन कहा यह जाता है कि हरमीत 5 साल लगे थे इसकी तामीर में।
क्योंकि जिस बारीकी से काम किया गया है, अभी तो हर चीज़ वेल इक्विप्ड है, आपके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, आप आर्किटेक्ट बुलाकर किस तरीके से भी कोई चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उस वक्त ईंटों की, दीवारों की, बारादरी की, शीशे के बारीक छत और दीवारों पे काम की अगर हम बात करें तो उस वक्त इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, और जिस बारीकी से काम किया जाता है, आप देखिए इतने साल गुजरने के बावजूद, हम 1870 की बात कर रहे हैं, आज भी उसको उस तरह से रखा नहीं गया, लेकिन अंदर की इमारतों की पुख्तगी जो है वो आज भी उतनी है जितनी उस वक्त थी। हरमीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं माजरत की चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि वही पैकेज मुझे दोबारा सुनाई जा रहा है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम इधर देखें, ये जो तारीख़ी इमारतों की बात की जाती है, आप चाहे लाहौर की बात करें, लाहौर की गली कूचों की बात करें, या उससे निकल कर साउथ पंजाब की बात करें, या उससे निकल कर हम आगे जाते हैं सिंध में मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं। मैं गया हूँ ठट्टा का इलाका, कभी आपको मौका मिले तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तारीख़ी तौर पर अगर हम उनका मुताला करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो बहुत ही हैरान कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला फिर वही है, और अब आपने ये देखा कि कितना खूबसूरत ये रंग महल था और जिस तरीके से इसको तामीर किया गया था, और ज़ाहिर बात है कि एक मेहनत लगी थी, एक टाइम लगा था, और खूबसूरत से सारा कुछ सजावट, लेकिन हमने उस चीज़ को जो है वो कभी उसको कैश नहीं कराया। पाकिस्तान में तारीख़ी लिहाज पर पाकिस्तान एक रिच कंट्री है, लेकिन यही मसला है कि उसमें जो शॉर्ट मैं सुन रहा था जिसमें वो शख्स यही कह रहा है कि मैं हुकूमत वक्त जो है उससे मुतालबा करता हूँ। हुकूमत वक्त जो है वो सियासी दाव पेज में लगी हुई है, उसको कोई सरोकार नहीं इन सारी चीज़ों से। अगर हम देखिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की दौड़ इस मुल्क में, बाकी सारी चीज़ें जो है वो वीरान और इसी तरह पड़ी हैं, और हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आता है। हम अगर मिस्र की बात करते हैं, आपने देखा होगा, आप गई भी होंगी, और हमने ये देखा है कि वहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है। वहाँ पे कोई ऊंची इमारतें नहीं है, कहीं बड़े बड़े मॉल नहीं बने, बल्कि वो पुरानी इमारतें हैं जिसका दीदार करने के लिए, जिसको देखने के लिए पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग जाते हैं, और रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका फ़ायदा उस मुल्क को पहुँच रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान ने भी अपने दिल्ली को अगर आप जाएंगी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी इमारतें हैं जिनको उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है उस सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि लाहौर के हवाले से कहीं ना कहीं LDA जो है वो एक्टिव तो है, लेकिन दीगर लाहौर में जो इमारतें हैं वो भी उसी तरह उस पर काम नहीं हो रहा। तो फिर सादिकाबाद और हड़प्पा और फिर उस तरह जाएंगे कोटा के इलाकों में, तो वो तो बड़ी दूर की बात है। और हरमीत, आपको पता है, मैं इस बात को यहाँ कोट करना चाहती हूँ कि ऐसा रिच कल्चर और ऐसी रिच इमारत, जिनकी अगर हम बात की जाए आसार कदीमा की, ना सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों की बल्कि तमाम मज़ाहिब की ऐसी ऐसी यादगार इमारतें मौजूद है। आप देखिए कि हम इससे कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो कि जिसका 50% अब हम कमा रहे हैं। बहुत मुश्किल से बड़ी तगदों के बाद करतारपुर राहदारी को बड़ा खूबसूरत बनाकर तमाम लोगों के लिए खोला गया, तो आप सोचिए कि उससे कितना बड़ा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ननकाना साहब की आप बात करें तो उसको एक मॉडल सिटी बनाने की बात की जाती थी, अगर उसको मॉडल सिटी बनाया जाए तो वो तो मिनी यूरोप है। अगर आप देखें तो कितने रिच वसाइल हैं वहाँ पर आपके कमाने के लिए। आप कतास राज टेम्पल की बात करें, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हर मज़हब को लेके, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेके बात की जाए तो इतनी ऐसी तारीख़ी इमारत मौजूद है जिनको डेवलप करके थोड़ा बेहतर करके वहाँ से कितना अच्छा टूरिस्ट कितनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड बुलाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा सिख यात्री जब भी अमीर आते हैं, अगर हम देखें हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देखें ना सऊदी अरब की तरफ अगर मुसलमान जाते हैं तो उसकी वजह है कि वहाँ पे इसका आगाज हुआ और कहीं ना कहीं जन्म हुआ, तो जिसकी वजह से वो हस्ती, वो जमीन जो है वो तमाम तर मुसलमानों के लिए मुतबरक है। इसलिए वहाँ पे अगर हम देखें तो कई फायदा जो है सऊदी अरब को, हुकूमत को करोड़ों अरबों खरबों डॉलर के मद में वो मिलता है सालाना। इसी तरह मैं कटास राज पे मैंने पूरा काम किया है। वहाँ पे ये जो महाभारत है, महाभारत कभी आपको टाइम मिले तो उसको जरूर उसको मुतालिया करें। वहाँ पे जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो इसी मुकाम पर लड़ी गई, और कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है उसका जिक्र बारहा हिंदुस्तान के टेलीविजन पे हमने देखा है, ड्रामों में देखा है। तो अगर आप फिर हम देखते हैं कि शिव की जो बात आती है तो शिव का जो आंसू गिरा था, यानी उनकी पहली पत्नी की जब उनकी डेथ हुई, तो यहां से वो जो तालाब बना है, ये सिर्फ 2 जगहों में ये तालाब बना है, एक जो है कटास राज में, दूसरा हिंदुस्तान में है। तो आप ये देखें कि उनके लिए कितना मुकद्दस मुकाम है। इसी तरह हम जाते हैं, यानी स्तूपे जो बने हैं, बुद्धा की जो राख है वो मिंगोरा के करीब एक इलाका है, वहां पे दफन है। तो आप बुद्धिस्ट के लिए कितना ये सरजमीन जो है कितनी पाक है। लेकिन
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारी माजी से हमने कभी कुछ सीखा नहीं, और इस पर काम होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम उस तरफ ना जाते जिस तरफ हम गए और जिसका नुकसान 70,000 जानों की मद में हमें मिला है, हम अगर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करते, हम वैसे टूरिज्म को प्रमोट करते, तो यकीनन आज जो मुल्क का हाल है ये वैसा ना होता, ऐसा ना होता जो अब है, ये बहुत मुख्तलिफ होता। और हरमीत, मैं एक और बात यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए गए। अगर मैं ननकाना साहब की बात करूँ तो उसको मॉडल सिटी बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी माजी की हुकूमतें रही हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। हम कुछ ना बात करें, हम महकमे औकाफ की बात कर लें जिसके जिम्मे ये काम है, हम वॉल सिटी अथॉरिटी की बात कर लें जो काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी करप्शन महकमा औकाफ में होती है, और क्या बताऊं मैं, उस पर बड़ी रिपोर्ट है। नहीं, आप बताएं। मैं ये बात करने का मकसद ये है कि इस बात के आप ननकाना साहब की बात करती है, ननकाना साहब को मॉडर्न सिटी बनाने के लिए सिखों ने बड़ी ज्यादा रकम की अपील की कि हम सारा कुछ जिम्मा हम उठाते हैं, सिर्फ हमें जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, हमें सिर्फ इजाजत दी जाए। तो आप देखें कि आप वो इजाजत उनको, अगर वो इजाजत मिलती है तो एयरपोर्ट बन सकता है, मॉडर्न सिटी बन सकती है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, गलियां कूचे जो हैं वो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महकमा औकाफ कमाएगा कहां से, सबसे यही मसला है। और आज हम देखें जो तारीखी इमारतें, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जितनी भी हिंदू या सिखों की इमारतें, उस पर कब्जा महकमा औकाफ का है। हाँ। वहां से जितना पैसा आता है उसमें लोग आराम से हड़प जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 9 गुरुद्वारे आपके एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर हो, तो आप वहां से किस तरह से उसको कैश कर सकते हैं। मैं इसको मेटेरियलिस्टिक होकर नहीं कह रही, मैं वो एक मजहबी मकामात हैं और जिस मजहब से इसका ताल्लुक है वहाँ के लोग उसको मुकद्दस मकाम कंसीडर करते हैं, और उसका हिफाजत, ये माइनॉरिटी की हिफाजत, उनको तमाम उनके हकूक देना, उनका ख्याल रखना, ये बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी भी जिम्मेदारी है। महकमे औकाफ की आप बात करें, हाल बताए, खबर अच्छी ये भी है कि ननकाना साहब में इस वक्त जो है वो ननकाना साहब यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, और वहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है। लेकिन अगेन वो प्रोजेक्ट कितनी देर में बनेगा, कितना डिले होगा, इस पर कितना हम एक्सपेंडिचर्स लगा रहे हैं, कितना उससे फ़ायदा होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अलबत्ता हमारे पाकिस्तान में हरमीत, हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, मजहबी मकामात की बात करें, कोई भी डिपार्टमेंट ले, हम ऐसी बहुत सारे मकाम है जो कि अभी तक अनटच हैं। देर अभी भी नहीं हुई इन मकामात से, इन चीज़ों से, वसाइल से भरपूर पाकिस्तान से, इतना छोटा सा खित्ता जिसे 14 अगस्त को आज़ाद कराया गया था, इसमें 4 मौसम है हरमीत, इसमें नॉर्दर्न एरियाज़ की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतने खूबसूरत वहाँ पर वसाइल हैं, वहाँ से टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। K2 पाकिस्तान में है। इसके अलावा ये मजहबी मकामात की बात की जाए तो हिंदू बरादरी को बड़ी तादाद में अच्छे बाहमी ताउन से यहाँ बुलाया जा सकता है। यहाँ के ज़रिए मुबादला को मज़ीद आप ज्यादा कुछ ना करें। सोहा आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि 4 मौसम हैं। अगर हमने देखा है वो माजी में इमरान खान साहब ने 12 मौसम का जिक्र किया था तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। वैसे पंजाबी में अगर आप देखें तो पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक ये 12 मौसम बनते हैं। हर महीने जो है दूसरे महीने से काफी मुख्तलिफ है। बाहर दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक ही मौसम चलता है, लेकिन 12 महीनों को और 12 महीनों को मुख्तलिफ नाम दे के वो मौसमों के लिहाज से उसको जो है वो बांटा गया है। ऐसे में अगर हम बात करें, आपने बात की कि कुदरती वसाइल से तो माला माल है, सिर्फ एक रोड बनाए, कुछ टॉयलेट्स बनाए ताकि लोग जाते हैं उनको वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ, यहाँ पे आप देखें ना कि ये कैपिटल है, लेकिन आप मेट्रो की वजह से कोई वॉशरूम तो आपको मिलेंगे, वैसे कहीं भी आपको वॉशरूम तक दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लोग अगर आते हैं जो बाहर से आते हैं, हम तो पाकिस्तानी चलो आदी हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो भी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। बाहर दुनिया में छोटा सा छोटा शहर क्यों ना हो, आपको हर दूसरे स्टॉप पे 500 मीटर पे आपको कोई वॉशरूम बड़ा खूबसूरत सा सजा बनाया जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल का ये हाल है, तो फिर आगे की सोच अल्लाह ही हाफिज़ है। और आपको पता है हरमीत, हम हमेशा ये बात करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सिटीज़ को मतलब बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपनी सिटीज़ की वजह से जाने जाते हैं। जैसे हम तुर्की की बात करें तो वो इस्तांबुल की वजह से जाना जाता है। इस तरह लाहौर की पहचान आप समझिए कि पूरी दुनिया में है। जैसे कहते हैं लाहौर लाहौर है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाहौर से एफिलिएट है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो लाहौर की वजह से जाना जाता है। तो कितना कुछ किया जा सकता है, कितना कुछ हो सकता था, कितना कुछ आप कर सकते हैं, इसको ही रियलाइज़ करने वाले तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। खैर, हम काफ़ी इस चीज़ को डिस्कस भी कर लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, आपको कन्विंस भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका ज़मीन नहीं जागेगा, जिनके पास कोई ताकत, कोई इक़्तिदार, कोई महकमा है, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ करें आवाम के लिए, क्योंकि इसका सवाल आपसे किया जाएगा। हम आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपका फीडबैक ऑन एंड ऑफ हमें मिलता रहता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन द शो, आप हमें सोशल मीडिया पे टैग भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।